मेरा नाम पलक है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी सिचुएशन की कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो कि हर लड़की को फेस करनी पड़ती है, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों की पर्सनल मैटर्स को इस तरह से छुपाया जाता है जैसे ये सब कुछ लड़कियों के ही हाथ में है। मेरी ये कहानी सालों पुरानी कहानी है। जब मैं छोटी थी, लगभग 10 साल की थी, हम लोग गांव में रहते थे और हम एक ऐसे गांव में रहते थे जहाँ पर पुरानी प्रथा का बहुत रिवाज था और हमें उन प्रथाओं को पूरा करना ही होता था। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते तो ये हमारे गांव के रिवाजों के खिलाफ हो जाता था। मैं तो बहुत मासूम लड़की थी। मुझे क्या पता था कि लड़कियों के साथ ये जालिम समाज क्या क्या करता है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे 2 भाई और मुझसे बड़ी एक मेरी दीदी भी थी। मैं अपने घर की सबसे लाडली बेटी थी क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। मेरी दीदी का नाम अनीता था। हम दोनों बहनें गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर भी ऐतराज होता था, लेकिन मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट भी थी। मेरे पापा ने कुछ महीनों शहर में काम किया था, इसलिए वो थोड़े शहर के हिसाब से चलने लगे थे। मेरे पापा ने हम दोनों बहनों का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही करवा दिया था, क्योंकि हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल तो कोई था ही नहीं और ना ही हम लोग अमीर थे। प्राइवेट स्कूल का खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। मेरे पापा बड़ी मेहनत से पैसा कमाते थे। पहले हमारी दादी भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ही उनका देहांत हुआ था। मेरी दादी को हम दोनों बहनों के स्कूल जाने पर बहुत ऐतराज होता था। ये हमारे पापा की जिद थी कि हम लोग स्कूल जा रहे थे। मम्मी भी हमेशा हमें घर के कामों में ही लगाना चाहती थी, ज्यादा खेलने भी नहीं देती थी। उनका कहना था कि बेटियां घर में ही अच्छी लगती हैं। एक दिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। मेरी दीदी ही स्कूल गई थी। मैं 4th क्लास में थी और मेरी दीदी 7th क्लास में थी। मेरी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी थी और दीदी से बड़े 2 भैया भी थे। वो दोनों भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, लेकिन तभी अचानक मुझे अनीता दीदी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। अनीता दीदी स्कूल से घबराई हुई लौटी और साइकिल पटकते हुए वो घर से बाहर से ही मम्मी चिल्लाने लगी। मैं भागती हुई अनीता दीदी की तरफ चली गई। मम्मी किचन में पकौड़े बना रही थीं। जब उन्होंने अनीता दीदी की चीखें सुनी तो बेसन में सने हुए हाथ लिए ही दरवाजे की तरफ भागती हुई अनीता दीदी के करीब पहुंची। मम्मी सोच रही थी कि ना जाने अनीता के साथ ऐसा क्या हादसा हो गया जो वो बुरी तरह से चिल्ला रही है। पर मैंने देखा कि मेरी गोलमोल अनीता दीदी बस बुरी तरह से रोए चली जा रही थी। उनके चेहरे पर बहुत परेशानी दिखाई दे रही थी। उनकी मासूम आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। अनीता दीदी की स्कूल यूनिफॉर्म धूल से भरी हुई थी, जैसे वो कहीं जमीन पर गिरकर आई हों। अनीता दीदी के स्कर्ट पर मिट्टी के धब्बे और शर्ट पर पसीने भरे हाथों के निशान, साथ ही उनके जूते पर लाल रंग के कुछ धब्बे भी मौजूद थे। उनकी 2 चोटी वाले पॉनीटेल में बंधे हुए घने बाल पसीने से भीगे हुए थे। अनीता दीदी को इस हालत में देखकर मम्मी का दिल भी सहम कर रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी का दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मम्मी ने घबराकर दीदी से पूछा, क्या हुआ है अनीता तुझे? मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है और तेरी यह हालत किसने की? ये कहते हुए मम्मी ने दीदी को गले से लगा लिया। इस बात पर अनीता दीदी ने अपनी गहरी सांस भरते हुए पूरी बात मम्मी को बता दी। उन्होंने कहा कि मम्मी, मैं दोपहर में लंच करने के बाद अपने दोस्तों के साथ स्कूल के मैदान में पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। मैं भागते हुए जैसे ही पेड़ के पीछे गई तो मेरा सर अचानक ही पेड़ की टहनी से टकरा गया और मैं वहीं पर गिर गई। मुझे गिरता हुआ देखकर मेरी एक दोस्त मेरे पास आकर मुझे उठाने लगी। तभी मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया कि अनीता, तुम्हारी स्कर्ट पर तो लाल रंग का कुछ लग रहा है। इतनी ही देर में मेरे साथ खेलने वाली बाकी सारी लड़कियां भी मेरे करीब आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने गोल घेरा बना लिया और वो सब की सब मुझे बड़ी हैरानी भरी नजर से देख रही थी। वहां पर मौजूद एक लड़की जिसका नाम रवीना था, उसने ध्यान से मेरी तरफ देखकर मुझे बताया कि अरे अनीता, तेरे स्कर्ट पर तो खून लगा हुआ है। ये खून है, क्या तुझे कोई चोट लग गई है? ये सुनते ही मम्मी मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने रवीना से कहा, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो फिर ये खून कैसा है?
मैं बहुत डर गई थी। मैं फौरन ही वॉशरूम चली गई। हालांकि मेरे दोनों हाथ मिट्टी में गंदे हो गए थे, पर मैं खून देखकर इतना ज्यादा घबरा गई थी कि मैंने उन्हीं गंदे हाथों से अपने शॉर्ट्स उतार कर देखा तो वो भी खून में सना हुआ था। लेकिन मुझे तो कहीं पर भी चोट नहीं लगी हुई थी, पर न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तभी अचानक क्लास का टाइम हो गया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी हालत में क्लास के अंदर कैसे जाऊं। कहीं टीचर मुझसे कोई सवाल न करे। अगर टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है और ये खून कहाँ से आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं भागती हुई क्लास में गई और अपना बैग उठाया और सीधा ही गेट से भागती हुई घर तक आ गई। मुझे स्कूल के गार्ड ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने फौरन अपनी साइकिल उठाई और मैं यहाँ पर आ गई। मम्मी, बताओ ना, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अनीता दीदी बहुत रो रो कर अपनी बात मम्मी को बता रही थी। उनकी बातें सुनते ही मम्मी समझ गई थी कि अनीता दीदी के साथ आखिर क्या हुआ है। मम्मी ने तुरंत दीदी से कहा, चल अंदर चल, ये बातें यहाँ खुले में समझाने की नहीं है। और तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बस ये समझ ले कि अब तेरे चाकू विद्या करने का टाइम आ चुका है। ये सारी बातें मैं दूर से खड़ी हुई सुन रही थी। मम्मी ने भी जब मुझे ये सारी बातें सुनते हुए देखा तो उन्होंने मुझे डांट लगाई। कहने लगी कि तू यहाँ पर खड़ी हुई हमारी बातें क्या सुन रही है, चल कमरे में जा। मम्मी ने मुझे डांट कर भगा दिया। मैं तो अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मम्मी अनीता दीदी को दूसरे कमरे में लेकर चली गई थी। मैं ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और ना जाने मम्मी दीदी को दूसरे कमरे में क्यों लेकर गई थी और वो दीदी के साथ क्या करने वाली है। मैं इसी कश्मकश में थी कि अनीता दीदी से ये बात कैसे पूछूं कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और मम्मी का चाकू विद्या से क्या मतलब है। जैसे तैसे दिन गुजर गया था और इस सब में ही शाम हो गई थी। मम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि आज कमरे से बाहर मत निकलना, अपने कमरे में ही बैठी रहना। अगर बाहर आते हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। थोड़ी देर के बाद मुझे हमारे घर में कुछ लोगों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो हमारे आंगन में मोहल्ले की 2-3 औरतें बैठी हुई थीं। वहां पर हमारे गांव की सबसे बूढ़ी औरत भी मौजूद थी, जिनको हमारे गांव की बड़ी बूढ़ी कहा जाता था। हमारे घर के अंदर बैठी हुई वो सारी औरतें गंभीर मुद्रा में किसी विषय पर चर्चा कर रही थी। मैं चोरी चुपके अपने कमरे की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी और उनकी बातें भी सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग इतने धीरे धीरे बात कर रही थी कि मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे उनकी कोई बात सुनाई नहीं दी, पर मैं और कर भी क्या सकती थी। मैं खिड़की पर खड़ी हुई उनकी बातों को सुनने की कोशिश करती रही। औरतें मम्मी को किसी चाकू विद्या के बारे में कुछ समझा रही थी। मुझे बीच बीच में अनीता दीदी का नाम भी सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद वो सारी औरतें अपने घर चली गईं और मम्मी अनीता दीदी को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चली गईं। हमारे घर में 3 कमरे थे। एक कमरे में मम्मी पापा और दूसरे कमरे में मैं और दीदी और तीसरे कमरे में दोनों भैया सोया करते थे। लेकिन आज मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि आज मम्मी दीदी को अपने और पापा वाले कमरे में लेकर क्यों चली गई थी। आज सुबह से मम्मी बार बार अपने ही कमरे में दीदी को लेकर जा रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये सब कुछ जानना चाह रही थी, क्योंकि अपने घर में अपनी बड़ी दीदी की ऐसी हालत देखकर मैं भी कुछ परेशान सी हो गई थी। रात के टाइम पर दोनों भाई और पापा भी घर में मौजूद थे, लेकिन मैंने एक बड़ी अजीब बात देखी थी। मम्मी ने मुझे उनके सामने कमरे से बाहर आने के लिए बोल दिया था। हम सब लोग एक साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे, लेकिन अनीता दीदी हम लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा रही थी। पापा ने मम्मी से कहा, अनीता कहाँ है, उसको बोलो कि आकर खाना खा ले। तभी मम्मी ने पापा से कहा, अनीता की आज तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि मम्मी पापा से झूठ क्यों बोल रही थी। अनीता दीदी तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, उनके साथ स्कूल में एक हादसा हो गया है, लेकिन वो कमरे में आराम कर रही है और जाग रही है। और मैं खाना खाने से पहले देखकर आई थी और मम्मी मेरी आंखों के सामने खुद दीदी को खाना कमरे में ही देकर आई थी।
फिर मम्मी ने पापा से झूठ क्यों बोला? लेकिन मम्मी ने पापा से एक बात और कही। उन्होंने पापा से कहा कि आज आप रवि और राज के कमरे में सो जाना। आज अनीता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ सोना चाहती है। पापा ने कहा, अगर अनीता की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, दवाई दिलवा दो। मम्मी कहने लगी, हाँ मैंने उसको दवाई दिलवा दी है। वो आज कुछ परेशान थी, स्कूल में गिर गई थी, इस वजह से उसके घुटने में चोट आ गई। मैंने दिखा दिया है, डॉक्टर ने दवाई भी दी है, अब कुछ बेहतर महसूस कर रही है, पर आज वो मेरे साथ ही सोना चाहती है। ये बात सुनकर तो मैं भी कुछ हैरान रह गई थी। मैंने सोचा कि पापा भैया के कमरे में सो जाएंगे और मम्मी दीदी के साथ अपने कमरे में सो जाएंगी, तो फिर मैं अकेली कमरे में कैसे सो सकती हूँ, क्योंकि मुझे रात को डर लगता था और मैं तो दीदी से लिपट कर सोती हूँ। खाना खाने के बाद पापा और भैया सोने के लिए कमरे में चले गए तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेले नहीं सो सकती, क्या आप मुझे भी अपने साथ अपने कमरे में सुला सकती हो? मम्मी ने कहा, ठीक है सो जाना। मैं मम्मी के साथ उनके कमरे में सोने के लिए चली गई तो मम्मी ने दीदी के साथ एक बड़ा ही अजीब सा काम किया। उन्होंने दीदी का बिस्तर जमीन में लगा दिया और बिस्तर लगाने के बाद उन्होंने एक वाइट कलर की पुरानी बेडशीट को भी जमीन में लगे हुए बिस्तर पर दोहरी तह बनाकर बिछा दिया। मम्मी ने दीदी से कहा, तू यहाँ सो जा। दीदी जमीन पर लेट गई थी, मैं और मम्मी बेड पर लेट गए थे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बेड पर तो काफी जगह है, दीदी भी हमारे साथ सो सकती है। मम्मी ने कहा, दीदी हमारे साथ नहीं सो सकती, उसे जमीन पर ही सोने दो और तुम खामोशी से सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। आज तुमने स्कूल की छुट्टी कर दी और सुबह जब जाओ तो अपनी दीदी की स्कूल की 3 दिन की एप्लीकेशन लिखकर ले जाना। मैंने कहा, मम्मी क्या दीदी अभी 2-3 दिन और स्कूल नहीं जा सकती? मम्मी कहने लगी, जब तक तुम्हारी दीदी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो स्कूल नहीं जाएगी। मम्मी ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मम्मी और दीदी तो सो चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी यही सब कुछ सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर आज हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है और सब लोग मेरी दीदी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। जब बचपन से आज तक दीदी मेरे साथ सोती आई है तो आज मम्मी उन्हें उनके कमरे में क्यों लेकर गई है। और सबसे ज्यादा परेशान तो मैं इस चाकू विद्या के नाम से थी। अपने बचकाने दिमाग में ये सारी बातें सोचते हुए न जाने मैं कब नींद में खो गई थी। अगली सुबह 4 बजे अचानक मेरी आंख घर में हो रही किसी हलचल की वजह से खुल गई। मैंने देखा कि घर के अंदर से 2-3 औरतों के बोलने की आवाज आ रही है। मैं कमरे से बाहर निकलकर जाने ही वाली थी, इससे पहले कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि मेरी दीदी जो जमीन पर सो रही थी, मेरी मम्मी दीदी को जगा रही थी और दीदी का हाथ पकड़कर वो कमरे से उन्हें बाहर ले गईं। और उसके बाद मेरी मम्मी और वो सारी औरतें और अनीता दीदी, ये सब लोग हमारे घर से तेजी से निकलने लगी। एक औरत के हाथ में मैंने छोटा सा चाकू भी देखा था। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि इतनी रात को ये सब लोग घर से बाहर क्यों जा रही हैं। मैंने मम्मी को आवाज दी, मम्मी आप कहाँ जा रही हो और ये सब कुछ क्या हो रहा है? मम्मी ने कहा, तुम जाकर सो जाओ, हम लोग पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। ये कहते हुए मम्मी तेजी से घर से बाहर निकल गई। मैं डरी सहमी हुई चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह के टाइम पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अनीता दीदी तो अपने बिस्तर पर मौजूद थी और वो सो रही थी। और जैसा कि मम्मी ने कहा था कि आज अनीता दीदी स्कूल नहीं जाएंगी, देखने में तो अनीता दीदी मुझे बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि आज तो मैं दीदी से बात करके ही रहूंगी। और आखिरकार मैं जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक वो जाग गई। मम्मी किचन में मेरे स्कूल जाने के लिए नाश्ता बना रही थी। मुझे मौका मिल ही गया था। अनीता दीदी कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तब मैंने दीदी के करीब जाकर उनसे पूछा, दीदी क्या तुम रात पूजा करने के लिए गई थी? कैसी पूजा थी और वहां पर उन औरतों ने तुम्हारे साथ क्या किया? आखिर ये लोग उस चाकू से क्या कर रहे थे और क्या चाकू आपको भी दिया था? मेरे सवालों की बौछार को देखते हुए दीदी ने बस इतना ही कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है। बाकी जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हें भी ये सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इससे पहले ये तुम सारी बातें जान जाओ, इसलिए तुम खामोश रहो और जल्दी करो, तुम्हें स्कूल जाने में देर हो रही है।
अभी तुम्हें नाश्ता भी करना है। अगर मम्मी ने तुम्हें मुझसे बातें करते हुए देख लिया तो तुम्हें डांट लगाएंगी कि स्कूल जाने के टाइम पर फुर्सत से मुझसे बातें कर रही हो। दरअसल अनीता दीदी को पीरियड्स हुए थे और उन सब औरतों ने मिलकर अनीता दीदी को ये समझा दिया था कि पीरियड का होना एक गंदी और बुरी बात है और इसे किसी को नहीं बताते। इसलिए अनीता दीदी ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती। सबने मुझे और किसी को भी ये बात बताने के लिए मना किया है। हालांकि चाकू विद्या क्या है, ये सवाल अभी भी मुझे बेचैनी से परेशान कर रहा था। कुछ दिन तक मैं इस सवाल को लेकर बहुत परेशान रही, लेकिन थोड़े दिन बाद ही मैं इस बात को भूल गई थी और अपनी जिंदगी में बिजी हो गई थी। आखिर अभी मेरी उम्र ही क्या थी जो एक सवाल को मैं अपने मन में लगाए बैठी रहती। मैं तो बच्ची थी और खेल कूद में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया। बस फर्क इतना था कि हर महीने कुछ दिनों के लिए अनीता दीदी सबसे अलग अलग हो जाती थी और उनके साथ मम्मी भी अलग तरह का बिहेवियर ही करती थी। दीदी का बर्ताव भी बदल जाता। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती और ना ही स्कूल जाती थी और ना ही किसी भी लड़की के साथ खेलती। पर अब ये सब एक रूटीन जैसा लगने लगा था, इसलिए मेरा ध्यान अनीता दीदी पर अब ज्यादा नहीं जाता था और उस दिन के बाद वो चाकू वाली बात फिर दोबारा मेरे सामने नहीं हुई। इस तरह धीरे धीरे करके 3 साल बीत गए। मैं 13 साल की हो गई थी और आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब मुझे भी पीरियड्स हो गए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा मानो जैसे मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। बड़ी हिम्मत के बाद मैंने अपनी बड़ी बहन अनीता दीदी से कहा, दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है और ना जाने मेरे पैरों में बार बार खून कहाँ से लग रहा है। मेरे कपड़ों पर भी खून लग गया है। अनीता दीदी तुरंत समझ गई कि पलक को भी पीरियड्स हो गए हैं और अब मेरे साथ भी चाकू विद्या करने का टाइम आ गया। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ है। अनीता दीदी मुझे तसल्ली देने लगी और उन्होंने कहा, पहले तो तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो, तुम्हें पीरियड्स हुए हैं। पीरियड्स होने पर ऐसा हर लड़की के साथ होता है। मैं तो बहुत डर गई थी। इसके बाद उन्होंने मम्मी को सारी बात बताई। इस बार चाकू विद्या निभाने का टाइम मेरे साथ भी आ गया था। घर में फिर से वही सारी औरतें आईं और मुझे अलग कमरे में घेरकर वो लोग मुझे कुछ समझाने लगी। उन औरतों ने कहा, अब पलक तुम्हारे साथ भी चाकू विद्या करनी है तो तुम सुबह जल्दी जाग जाना। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये चाकू विद्या किस तरह से होती है। आज रात मुझे भी मम्मी ने जमीन पर ही बिस्तर बिछाकर सोने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे पापा और भैया के सामने आने के लिए भी मना कर दिया था। उन्होंने पापा से कहा था कि पलक की तबीयत खराब है। तबीयत तो मेरी सच में खराब थी। मुझे खाना भी कमरे के अंदर ही दिया गया था। मैंने अनीता दीदी से कहा, दीदी मुझे बताओ ना कि मेरे साथ क्या होने वाला है। दीदी कहने लगी कि अगर टाइम से पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो अपशगुन हो जाएगा। अब ये तो तुम्हें सुबह ही पता चल जाएगा कि चाकू विद्या क्या होती है। पर तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक रिवाज है जो हर लड़की को पीरियड आने पर करनी पड़ती है। पर हाँ, ध्यान रहे कि किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना और पापा और दोनों भाइयों के सामने आने की तो बिल्कुल भी आज कोशिश मत करना, क्योंकि ये बातें मर्दों को बताने की नहीं होती हैं। आज की रात मेरे लिए बड़ी भारी गुजरी थी। मेरे हल्का हल्का पेट में दर्द भी हो रहा था। पेट का निचला हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा भारी हो रहा है और मेरी कमर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। डर से मेरा दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे कुछ गंदा गंदा सा भी महसूस हो रहा था। तभी मम्मी मुझे अपने साथ हमारे कमरे में ले गईं। उन्होंने मुझे कपड़े से बना हुआ पैड दिया और बहुत कुछ समझाया। एक तो मेरे दर्द हो रहा था और ऊपर से एक गंदा कपड़ा। बड़ी मुश्किल से इसे लगाने के बाद मुझे नींद आई थी। अगली सुबह मम्मी ने 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। 4 बजते ही मम्मी ने मुझे जगा दिया। मम्मी और मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास आकर बैठ गईं और मुझे ज़रूरी बातें समझाने लगीं। उसके बाद मैंने एक औरत के हाथ में चाकू देखा था। वो हाथ में चाकू लिए कमरे से बाहर निकली और उनके पीछे पीछे बाकी की औरतें भी थीं। वो मुझे भी साथ लेकर जाने लगीं। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी।
पहले मैंने अपने गांव में इतना डर खौफ कभी महसूस नहीं किया था। एक तो मेरे पेट में तेज का दर्द उठ रहा था, ऊपर से हाथ में पकड़ा हुआ चाकू देख देख कर मेरी जान निकली जा रही थी। तभी अचानक औरतें नदी के किनारे जाकर रुक गईं। इसके बाद मेरे हाथ में चाकू दे दिया गया और एक मोटी सी रस्सी दी गई। एक औरत ने मुझे बताया कि तुम्हें 2.5 रस्सी का बांध काटना है। मतलब रस्सी के 2 छल्लों को पूरा काटना था और एक को आधा काटना था। मुझे ये भी बताया गया था कि ऐसा करते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं। अगर किसी ने ऐसा तुम्हें करते हुए देख लिया तो ये सब कुछ अपशगुन माना जाएगा और रस्सी काटकर तुम फौरन ही नदी में फेंक देना और चाकू को अपने पेट के निचले भाग से लगाकर उल्टे पैरों हमारे पास तक आ जाना। हम दूर से खड़े होकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें डरना नहीं है। मैंने कहा, पर मैं यहाँ अकेले कैसे ये सब कुछ कर सकती हूँ? उन औरतों ने मुझसे कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग दूर खड़े तो हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम सारी औरतें तुम्हें देख तो नहीं सकते, अपशगुन हो जाएगा। पर तुम ये सोच लो कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो। हमारे होने का एहसास तुम्हारे साथ है। तुम इस काम को कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे, जब तक तुम हमारे पास ना आ जाओ तुम्हारी नदी की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया था कि ये लोग मुझसे ऐसा क्यों करवा रही हैं, पर उनको ये सब तो करना ही था। इसलिए मैंने ठीक ऐसा ही किया जैसा वो लोग मुझे बता रही थी और चाकू विद्या को ख़त्म करके मैं अपनी मम्मी के साथ घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब क्यों किया गया है? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसा करने से पीरियड्स 2 और आधा दिन ही रहते हैं। मतलब तीसरा दिन पूरा आते हों तो पीरियड बहुत कम हो जाते हैं और रस्सी को नदी में फेंकने से पीरियड खत्म होते ही तुम भी पवित्र हो जाओगी। यदि चाकू विद्या करने के बाद रस्सी को नदी में नहीं फेंका जाता तब तक तुम कभी भी पवित्र नहीं हो सकती और हमेशा के लिए अपवित्र हो जाती हो। तुम्हारी बड़ी बहन अनीता ने भी तो ऐसा ही किया था। मैंने इस बारे में अनीता को पहले ही समझा दिया था कि वो इसके बारे में किसी को कुछ न बताए, वरना कुछ भी बुरा हो जाएगा। पीरियड्स के दिनों में मम्मी उसे ज़मीन में ही सुलाती थी, लेकिन सोने से पहले उनके बिस्तर पर पुरानी बेडशीट बिछा देती थी। यही सब कुछ उन्होंने मेरे साथ भी किया था। अभी मेरा तीसरा दिन ही चल रहा था कि तभी अचानक मेरी मौसी की बेटी शहर से हमारे गांव में घूमने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि हमारे पूरे घर का माहौल उन्हें कुछ बदला हुआ सा लगा। वो हमारे घर पर 5 साल पहले आई थी। तब हम सब लोग एक साथ बैठकर खूब मौज मस्ती किया करते थे, एक साथ खाना खाते, एक साथ बैठकर लूडो खेला करते थे। बहुत मज़ा आता था और हम सब लोग खूब उछल कूद भी करते थे। लेकिन मुझे तो मम्मी ने उछल कूद करने के लिए सख्त मना कर दिया था। लेकिन इस बार मेरे पीरियड्स चल रहे थे, इसलिए मुझे अलग कमरे में ही खाना दिया जा रहा था। मुझे किचन में जाने के लिए भी मना कर दिया गया था। मेरी मौसी की बेटी का नाम शीना था। शीना दीदी उम्र में लगभग मेरी बड़ी दीदी से भी 2 साल बड़ी थी। उनकी फैमिली शहर में ही रहती थी। वो कभी कभी छुट्टियों में हमारे घर पर आ जाती थी, लेकिन पिछले 5 साल से वो हमारे घर पर नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने सुना था कि मेरी मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो अपनी माँ की सेवा करने में लगी हुई थी। अब उनको मौका मिला तो वो हमारे घर पर आ गई। शीना दीदी मेरे कमरे में जब मुझसे मिलने के लिए आई और उन्होंने मेरी हालत इस तरह से देखी कि मैं ज़मीन पर बैठी हुई हूँ जिस पर गंदा सा कपड़ा बिछाया गया है, ये सब देखकर वो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ पलक, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने रोते हुए अंदाज में शीना दीदी से कहा, क्या बताऊं दीदी, वही सब लड़कियों वाली बात है। शीना दीदी मेरी बात को समझ नहीं सकी थी। उन्होंने मुझसे कहा, कौन सी लड़कियों वाली बात? तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, शीना दीदी मुझे मासिक धर्म होने लगा है। मासिक धर्म तो आपको भी होता होगा, क्या आपको भी चाकू विद्या से गुजरना पड़ा था? शीना दीदी तो इस चाकू विद्या वाली बात से बिल्कुल अनजान थी। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें अपने साथ होने वाली सारी बात के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर तो शीना दीदी का दिमाग चल गया और वो गुस्से में आ गई थी। तभी वो कमरे से बाहर निकली और मम्मी के पास जा पहुंची। पापा और भैया तो वहां पर मौजूद नहीं थे। वो मम्मी से कहने लगी, मासी ये सब कुछ क्या है? क्या हो रहा है? आप लोगों ने पलक के साथ क्या किया है? ये पलक कैसी बातें कर रही है? मम्मी ने उनको सारी बात बता दी। शीना दीदी ने जब मुझसे ये सब कुछ सुना
तो उन्होंने पूरी बात अपनी मम्मी को फ़ोन पर बता दी। मेरी मासी ने फैसला किया कि वो मुझे गांव से शहर बुला लेंगी, क्योंकि मैं मासी की बहुत लाडली थी। वैसे भी मैं यही चाहती थी कि मैं शहर जाकर खूब पढूं लिखूं, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से मेरे मम्मी पापा हर बार मना कर दिया करते थे। ये बात सुनने के बाद मासी ने मेरे मम्मी पापा से जिद लगा ली थी कि मेरी भांजी को मेरे पास भेज दो। जब मेरे पीरियड्स के दिन पूरे हो गए तो उसके बाद मैं अपनी मासी के घर पर रहने के लिए चली गई। मेरा एडमिशन वहीं पर हो गया था। मैं हायर स्टडी करके किसी काबिल बनना चाहती थी। मुझे शहर का माहौल बहुत पसंद आया था, क्योंकि शहर में लड़कियों के पीरियड्स होने पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था जैसा हमारे गांव में हो रहा था, कि लड़कियों को अकेला छोड़ देना, पवित्र और अपवित्र होने के बारे में समझाना। यह चाकू विद्या जैसा कुछ भी शहर में नहीं हो रहा था। शहर के लोग कपड़े का बना हुआ पैड नहीं बल्कि बाजार का बना हुआ रेडीमेड पैड इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त इसी तरह से गुजरता गया और मुझे अपनी मासी के घर रहते हुए 14 साल गुजर गए थे। इसी बीच गांव में मेरी दीदी की भी शादी हो रही थी। मैं सिर्फ दीदी की शादी करने के लिए ही गांव गई थी। मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि अभी भी हमारे गांव की ये प्रथा खत्म नहीं हुई है। अभी भी इस प्रथा को अंजाम दिया जा रहा है। मैंने ठान लिया था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती है, मैं गांव आने के बाद उन लोगों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी को पूरी तरह से हटा दूंगी। शादी होते ही मैं वापस मासी के घर आ गई थी। मेरे मम्मी पापा का कहना था, हम तुम्हारी भी 2 साल बाद शादी कर देंगे, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी काबिल बनना चाहती थी। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी मेरी मासी ने ही उठाया था। मेरी मासी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज्यादा समझदार होते हुए भी वो लोगों की बातों में आ गई। इसीलिए इस प्रथा को खत्म करना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा कि पीरियड्स होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो नेचुरल है, जो हर औरत या लड़की के अंदर मौजूद होता है। मेरे मम्मी पापा ने तो मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी मुझे घर बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी भी हाल में वहां नहीं गई। शीना दीदी के साथ शहर में रहते हुए मैं बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख गई थी। शहर की लड़कियों पर बिल्कुल भी रोक टोक नहीं की जाती थी। उन्हें उनके मुताबिक जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता था। हर तरह की आज़ादी दी जाती थी और हर तरह के कपड़े पहनने की परमिशन दी जाती थी। शहर का माहौल हमारे गांव के माहौल से बहुत अलग था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, मेरे दिमाग में भी ये बात आती गई कि सच में गांव के लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। मैं शहर में अच्छी शिक्षा हासिल कर रही थी, इसीलिए मेरे दिमाग में सारी अच्छी और पॉजिटिव बातें ही आती थी। पढ़ लिखकर हायर स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने गांव के इस रिवाज को ख़त्म करके ही रहूंगी। इसलिए मैं काफ़ी सालों बाद अपने गांव गई और मैंने गांव के सारे लोगों को इकट्ठा किया। मैंने अपना लैपटॉप निकालकर गांव के सारे लोगों को एक वीडियो दिखाई, जिसमें पीरियड्स की पूरी जानकारी के बारे में बताया गया था, जो कि एक फेमस डॉक्टर का वीडियो था। उसके बाद मैंने सबसे कहा कि ज़रा आप लोग खुद दिमाग लगाकर सोचिए कि रस्सी काटने और पीरियड का आपस में भला क्या संबंध हो सकता है, जबकि हकीकत यह है कि लड़कियों को 7 दिनों तक पीरियड होते हैं। 3 दिन में लड़कियों का पीरियड कम होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन की बात है। मैंने आगे कहा कि पीरियड्स के नाम पर लड़कियों का मजाक बनाने वाले क्या जानेंगे कि पहली बार माहवारी होने पर कितना डर लगता है, कैसा महसूस होता है। ऊपर से इतने सालों बाद भी आप लोगों ने इस प्रथा को खत्म नहीं किया। मेरे साथ भी बचपन में ऐसा ही किया गया था और ना जाने इस गांव की कितनी लड़कियों के साथ आपने ये अंधविश्वास किया कि अपने घरों में बंद रहें, खेल कूद ना करें, किचन में ना जाएं, पापा और भाइयों को ये बातें ना बताएं और जमीन पर सोने का नियम। लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों ने अपने अलग से 10 कानून बनाए हुए हैं, जिनके बारे में घर की महिलाएं ही जानकर रह जाती हैं। हालांकि शहर में ऐसा नहीं होता। शहर के लोग बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। घर में पुरुषों को भी ये बात पता होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बहन बेटियों और पत्नियों का साथ दे सकें और इस पीड़ा भरे दिनों में उनका ख्याल रख सकें। पुरुषों से इस बात के बारे में बिल्कुल भी ना छुपाएं। उन्हें इस बारे में समझाएं कि औरत किस तकलीफ से गुजरती है, क्योंकि ये सब कुछ तो लड़कियों के साथ होना नॉर्मल सी बात है। मेरी ये बात सुनने के बाद गांव की औरतों ने मुझसे और बाकी लड़कियों से माफ़ी मांगी। जिस तरह से विश्वास के नाम पर चाकू विद्या कराई जा रही थी, उसे ख़त्म करें
उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि आज के बाद हम अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने लड़कियों को इन दर्द भरे दिनों में खुद को सेफ रखने के काफ़ी सारे तरीके भी बताए और मैंने उनके पेरेंट्स को बताया कि इन दिनों अपनी बेटियों के साथ प्यार भरा बिहेव करें और उनसे कहा कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होने काबिल बन सकें। अब वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। हर इंसान पढ़ा लिखा है, इसलिए आप लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। ये पुराना दौर नहीं है, ये नया ज़माना है। इसके हिसाब से ही आपको चलना होगा। गांव के सारे लोगों ने ये सारी बात समझने के बाद मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था और उन लोगों के अंदर भी जागरूकता पैदा होने लगी थी। उन लोगों ने अपनी बेटियों पर रोक टोक करना बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद मैं एक फेमस न्यूज़ रिपोर्टर बन गई, तो मैंने अपनी मम्मी पापा को भी गांव से शहर बुला लिया था। मेरे दोनों भाई भी शहर में रहते हुए काम कर रहे थे। हम लोग गांव सिर्फ घूमने के लिए ही जाते थे या फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते। मैं जब भी गांव में जाती तो गांव के लोग मेरा बहुत शुक्रिया अदा करते और मुझसे बहुत खुश होते थे। गांव के लोगों का कहना था कि इस लड़की ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। ये बात सुनकर मेरे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था और उनको मेरा पढ़ने लिखने का फैसला सही लगा था। मैंने शहर के ही एक लड़के के साथ शादी कर ली थी। वो मेरे ही चैनल में हेड की जॉब किया करता था। शहर में आ जाने के बाद मेरे सब घर वालों की थिंकिंग बदल गई थी। उन लोगों ने अच्छी तरह से सोचना शुरू कर दिया था। मैं अपने पति के साथ आज बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। आज भी जब मुझे अपना बचपन याद आ जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि सच में चाकू विद्या के नाम पर लड़कियों के साथ बहुत गलत किया जा रहा था। आप लोग भी बताइए, क्या आपने भी इस प्रथा के बारे में पहले सुन रखा था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो मुझे भी बड़े होने के बाद ये सारी बातें बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन आज भी कई पिछले इलाकों में इस तरह अंधविश्वास और चोरी छुपे इस प्रथा को कायम किया जा रहा है। अगर आप लोग चाहें तो मेरी तरह हिम्मत बांधकर इस गलत प्रथा को ख़त्म करवा सकते हैं और लोगों को जागरूक करवा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।